Hello students, yesterday was the first lecture of this chapter in which we have studied about the instantaneous value of EMF and instantaneous value of current. That means I am talking about current at any instant, किसी भी एक इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू होती है. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ और करंट की जो एवरेज वैल्यू होगी वो यहाँ हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. उससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, एक मैं आपको डीसी और एसी करंट के नेचर को समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए डीसी और एसी का नेचर कैसा होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज डीसी, ये डीसी है, आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है. जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे करंट इस तरह से फ्लो होगा और करंट लगातार इसी तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा. लेकिन अगर इसकी बजाय आप एसी कनेक्ट कर देते हैं तो दिस इज लोड और यहाँ आपने एसी कनेक्ट कर दिया, ये एसी का सिंबल है, ठीक है. तो ये एक साइकिल के लिए, आधी हाफ साइकिल के लिए ये इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव कर देगा और इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव कर देगा. दैट मीन्स करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है. और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव और इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव कर देगा. मतलब पहली हाफ साइकिल में करंट आपको 0 से मैक्सिमम मिला, फिर ये मिनिमम हो गया, लेकिन मिला किस साइकिल में, इस वाली साइकिल में. नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, मतलब अपोजिट होगा, तो करंट का डायरेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलेगा. इसलिए एसी की वेवफॉर्म ऐसी बनती है. तो दोनों को अगर देखा जाए, यहाँ पे दोनों के नेचर को देखा जाए तो डीसी में करंट जो है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है. डीसी में कैसा सर्कुलेट करता है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट. और एसी की बात करूं तो एसी में करंट सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि एक साइकिल से यहां से वहां जाता है, फिर दूसरी साइकिल में ये वापस आता है. तो इसमें एसी में ये हमेशा ऑसिलेट करता है. एसी में ऑसिलेट करेगा, डीसी में सर्कुलेट करेगा. चलिए अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की, कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है और कैसे निकाली जाती है. देखिए अगर इसकी बात की जाए तो इसके हर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू आपको अलग अलग मिलती है. लेकिन आप जब करंट किसी अप्लायंस में यूज कर रहे हैं, किसी एसेसरीज में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि इस वाले करंट की एक साइकिल की एवरेज वैल्यू होती कितनी है. क्योंकि जो भी एवरेज कंजम्पशन मिलता है, जो भी आपका बिल बन के आता है, वो एवरेज वैल्यू पे बन के आता है, ना कि करंट की अलग अलग वैल्यूज पे. मेरी बात पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है. तो आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है किसकी, एसी की. अब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगी कैसे, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया डेवलप किया गया है. दैट आइडिया इज कि आपके पास दो सोर्सेज हो, मान लीजिए एक सोर्स हो एसी का, एक सोर्स हो डीसी का, ठीक है. दोनों से आप अप्लायंस को कनेक्ट कर दो और सेम तरह के अप्लायंस हो दो फॉर एग्जांपल आपके पास दो रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है. दोनों को कनेक्ट किया, दोनों सोर्सेज से 10-10 मिनट के लिए चलाया और आपने देखा कि जो ये वाला एसी था, दोनों रेफ्रिजरेटर जो थे उन दोनों ने सेम कंजम्पशन किया. सेम कंजम्पशन का मतलब है कि जो वर्क डन हुआ है, जो काम हुआ है इन दोनों सोर्सेज की वजह से, वो क्या है, सेम है. तो अगर वर्क डन सेम है तो इसका मतलब है कि जो एसी की एवरेज वैल्यू होगी वो एवरेज वैल्यू किसके इक्वल है, वो डीसी की वैल्यू के इक्वल है, डायरेक्ट करंट की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है. अब उसको हम निकालते कैसे हैं वो समझते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिएगा. वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एसी और डीसी दोनों ने वर्क डन इक्वल किया है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो एसी की एवरेज वैल्यू होगी, जिसको हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं. आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब हुआ, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो आरएमएस वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो डीसी के इक्वल होगी, क्योंकि डीसी क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है. तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट को. देखिए कॉन्सेप्ट क्या है,
if work done by AC and DC is same, then एवरेज और एवरेज करंट और एवरेज करंट को हम क्या बोलेंगे, और दैट इज IRMS। IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट, वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट करंट वैल्यू। तो अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, देखिए यहां मैं लिख देता हूं क्या, IRMS या VRMS। चाहे मैं V लिखूं चाहे मैं यहां पे E लिखूं, आप परेशान नहीं होना, इसको मैं ERMS भी बोल सकता हूं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो पोटेंशियल और EMF दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये ERMS हो गया। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए कि कैसे निकलेगा, ये मैथमेटिकली नहीं है। एग्जामिनेशन में जब डेरिवेशन आता है और पूछा जाता है तो ये वाला जो बताने जा रहा हूं ये नहीं पूछा जाता कभी भी, जो आगे बताऊंगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हम स्टार्ट इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, दैट इज वर्क डन बाय AC एंड DC। सो वर्क डन बाय DC, सो ये हो गया आपका। वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, दैट इज I²RT V²/R इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। हम कौन सा यूज करेंगे, हम I²RT यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या, I²RT। इसको नंबर दे दिया आपने 1, ये W की वैल्यू है बाई DC। चलिए नाउ वर्क डन बाई AC। AC ने कितना वर्क डन किया, तो देखिए AC की साइकिल कैसी चल रही है, AC की साइकिल कुछ ऐसी है, जहां पे करंट की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। मैंने कहा करंट कितना है, यहाँ पे I1, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, यहाँ I4 है। ये किसकी एक्सेस है, ये करंट की है और ये टाइम की एक्सेस है, ठीक है। तो AC ने जो वर्क डन किया है वो कितना होगा, इन सभी करंट की वैल्यूज को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास AC का वर्क डन आ जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू I1² प्लस I2², और कंप्लीट टाइम के लिए ले लें, सो I2² प्लस सो ऑन कहां तक, n तक, IN²RT डिवाइडेड बाई, नहीं डिवाइड तो बाद में समझेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, ये सन आपके पास सम आ गया, सभी का एक एडिशन आ गया करंट की वैल्यूज का। लेकिन आपको तो एवरेज वैल्यू निकालनी है ना। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज वैल्यू के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे, हम डिवाइड करेंगे जितनी नंबर ऑफ करंट की वैल्यूज हैं, मतलब n है तो n से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई बात। चलिए तो इसको आपने नंबर क्या दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। अब देखिए 1 और 2 को आपने इक्वेट कर दिया, तो देखिए इक्वेट 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट किया, दैट मीन्स I²RT इज इक्वल टू I1² प्लस I2² प्लस सो ऑन IN² डिवाइडेड बाई n। राइट हैंड साइड से आप RT कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, I1² प्लस I2² प्लस सो ऑन IN² डिवाइडेड बाई n। यही बचा, RT से RT कैंसिल हो गया, तो आपके पास I² की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर आपको I की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, तो I की वैल्यू अगर निकालनी हो तो यहाँ रूट लगाना होगा। रूट लगाने के लिए हमने यहाँ लिख लिया क्या, I1² प्लस I2² प्लस सो ऑन IN² डिवाइडेड बाई n। दिस इज द वैल्यू ऑफ, और ये वैल्यू किसकी है, ये है आपकी RMS। RMS का मतलब है ये हो गया रूट
ये आपने ले लिया मीन और ये हो गया स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और ईएमएफ की निकालनी हो तो यहीं से आप रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस सो ऑन En स्क्वायर डिवाइडेड बाई n रूट में। ही आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो कॉन्सेप्चुअली हम वैल्यूज ऐसे निकालते हैं, मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये देखिए। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं पूछा जाता। एग्जामिनेशन में अगर आपसे डेरिवेशन पूछा गया तो वो डेरिवेशन ऐसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प लेके। अब वो कैसे है मैथमेटिकली प्रूव होगा और वो ही करना है आपको, ये मत करिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो बताता हूँ कि मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, याद रखना, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। सिर्फ यहां आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिखाया है, वहां आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन शो करना होगा। उस एक्सप्रेशन को अब शो करते हैं, देखिए क्या है, दैट इज अगेन IRMS या VRMS। और मैं बार बार बोल रहा हूं, V को अगर मैं E भी लिख दूं तो परेशान ना होना भाई, RMS, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए अगेन हम कॉन्सेप्ट वही रखेंगे, क्या, वर्क डन बाई AC एंड वर्क डन बाई DC। तो वर्क डन बाई AC दैट इज W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको नंबर दे दिया आपने 1। नाउ वर्क डन बाई DC, DC से कितना वर्क डन हुआ है, तो देखिए DC में तो करंट की वैल्यू एक जैसी नहीं है, ये वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। अगर वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है करंट की, तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू लेंगे इंस्टेंटेनियस। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, W इज इक्वल टू I, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को मैं शॉर्ट में INST लिख रहा हूं। INST का क्या, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये होल स्क्वायर इनटू R, सॉरी ये W मैंने लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था, R। अब देखिए अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ले रहे हैं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो, चाहे वो करंट की हो, वो हमेशा एक छोटे से इंस्टेंट के लिए ली जाती है। मतलब वहां पे जो टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, कितना छोटा, dt के इक्वल। तो यहाँ पे आप टाइम क्या लिखेंगे, इट विल बी dt। और अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है जो वर्क डन निकल के आएगा दैट विल ऑल्सो बी स्मॉल, दिस इज dw। स्मॉल वर्क डन होगा स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। क्या समझ में आगे बात, चलिए अब नेक्स्ट हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस करंट की हम वैल्यू यहां पे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट कल निकालते क्या है, कल हम निकाल चुके हैं, वैल्यू लिखेंगे अब उसकी। तो हम लिखते कैसे हैं उसको, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, यही वैल्यू हुआ करती है, ठीक है। तो अब हम I की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई dw इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू R इंटू dt। अब आगे तो dw इज इक्वल टू, अब आपको इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब एक चीज आप देखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन क्यों करना होगा, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यूज हैं, स्मॉल से जब आप कंप्लीट वैल्यू के लिए जाते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है। अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तरफ देखें तो साइन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको पहले आपको कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहां रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप 2 बाहर ले जाइए, एक चीज़ यहाँ रह गई, वो चीज़ क्या है, ये आर रह गया, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, और अंदर वैल्यू जो बची है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए फटाफट, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, सॉरी अभी तो इंटीग्रल साइन लगाया है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं किससे, dt के रेस्पेक्ट में, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है लिमिट्स हमेशा उसके लगाई जाती हैं, तो यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएंगी, यहाँ लिमिट लगेंगी 0 से t के। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल में, कंप्लीट साइकिल कितनी होती है अगर यहाँ देखा जाए, मैं यहाँ बनाऊंगा इसको, कंप्लीट साइकिल कितनी होती है, ये आर्मेचर का रोटेशन कल दिखाया था आपको, 0 से स्टार्ट होता है और कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है दैट इज t, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है, ओमेगा। तो कंप्लीट साइकिल में टाइम लगाओ, और कंप्लीट साइकिल के लिए ही आप निकाल रहे हैं, तो t के लिए निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, देखिए डी टी से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब डी टी प्लस डी टी प्लस डी टी, क्या मिल जाएगा आपको टी, और अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया क्या टी, 1 की जगह 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी, माइनस, अब जब cos 2 ओमेगा टी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 फंक्शन है cos के, सॉरी 2 फंक्शन है यहाँ पे, cos के नहीं 2 फंक्शन है। 2 फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो कंप्लीट फंक्शन ये cos खुद है, और दूसरा फंक्शन है इसके साथ जो एंगल लगा है वो क्या है 2 ओमेगा टी, ये एक फंक्शन है, 2 ओमेगा टी एक फंक्शन है और cos 2 ओमेगा टी दूसरा फंक्शन है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको सॉल्व करते थे डिफरेंशिएशन में चेन रूल की हेल्प से, वही चेन रूल आप यहाँ लगाएंगे थोड़े से अलग तरीके से। वो क्या होता था, पहले आप कंप्लीट वैल्यू को, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बजाय इंटीग्रेट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी cos 2 ओमेगा टी, या cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, सो ये हो गया आपका क्या माइनस साइन 2 ओमेगा टी। चलिए उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पे हम उसको डिफरेंशिएट ही करेंगे। मैं वापस से बोलूंगा, कंप्लीट फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होता है, और जो फंक्शन है जो उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद अब सोचो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो dt के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, क्या बचेगा 2 ओमेगा। बस डिफरेंशिएशन में एक चीज होती थी कि उसको आप मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहां मल्टीप्लाई में लिखने की बजाय आप लिखोगे क्या डिवीजन में, बस इतना अंतर है। क्या क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये वैल्यू हो गई लिमिट एज इट इज है अभी 0 टू t। अब देखिए लिमिट भी पुट करेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट आपने पुट की अपर लिमिट, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ गया माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई 0, तो टी की जगह 0 रखा, माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 0 बाई 2 ओमेगा। क्या समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, चलिए अब देखिए ये वैल्यू तो कंप्लीट 0 हो जाने वाली है। अब सवाल ये है कि इस वैल्यू क्या होगा, तो यहां ध्यान दीजिए कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी बात की जाती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो होता है थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी। लेकिन अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो कंप्लीट साइकिल में वेलोसिटी तो ओमेगा ही रहेगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी। कंप्लीट साइकिल में टाइम लगा कैपिटल टी। अब टाइम कैपिटल टी लगा है कंप्लीट साइकिल में, तो कंप्लीट साइकिल में ये एंगल कितना हुआ, उसके लिए ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई यहाँ पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई
टी माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 ओमेगा। 2 इंटू 2 पाई को मैं 4 पाई लिख दूं, 4 पाई, ठीक है, माइनस 0। अच्छा, ये साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? अगेन इसी वाली साइकिल पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये क्या हो जाता है 2 पाई, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलती है? यहाँ वैल्यू मिलती है आपको 2 पाई। अगर एक और आप कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लें तो इट विल बी 2 पाई प्लस पाई बाई 2, सो इट विल बी 5 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, यहाँ वैल्यू 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, ये वैल्यू मतलब ये 4 7 पाई बाई 2, यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 7 पाई बाई 2 और यहाँ वैल्यू 2 पाई प्लस कंप्लीट 2 पाई, तो क्या हो गई 4 पाई। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है आपको? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा 0 मिलती है, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 180 0। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप कितने भी रेडियंस आगे बढ़ते चले जाएं, कितने भी एंगल्स आगे बढ़ते जाएं, लेकिन ये वाली जो एक्सिस है इस पे वैल्यूज हमेशा आपको साइन की 0 मिलेंगी और वर्टिकल एक्सिस पे कॉस की वैल्यूज हमेशा 0 मिलेंगी। तो यहाँ वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? साइन 4 पाई विल बी इक्वल टू 0। तो आपने dw इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 और ये t माइनस 0, ये बच गया। सॉरी ये dw नहीं है, इंटीग्रेट अगर कर ही दिया है तो ये तो w हो गया, ये लिमिट लगा दी थी, लिमिट लगाने के बाद ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू जो आ गई वो w इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई t बाई 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा एक चीज और मैं यहां बताऊं आपको, वो चीज क्या है उसको याद रखिएगा। जब आप आगे डेरिवेशंस करेंगे इस वाले चैप्टर में तो उसकी जरूरत पड़ेगी। वो जरूरत क्या है कि जब भी इस चैप्टर में आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का और लिमिट लेंगे क्या? 0 से t की, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? t बाई 2। याद रखिएगा हमेशा फाइनल आंसर आएगा क्या? t बाई 2। तो ये ऐसे और बीच में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं कि लिमिट आपको ये लेनी पड़ेगी 0 से t, क्योंकि आप इस चैप्टर में कई बार ये डेरिवेशन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना ही पड़े। कुछ जगह आपको डायरेक्ट वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, तो डायरेक्ट वैल्यूज आपको पता तो होनी चाहिए। तो ये वैल्यू ऐसे आएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम? इक्वेट, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट किया तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो आर टी से आर टी कैंसिल हो गया। ये वाला आई जो है वो ये कौन सा आई है? दिस इज आर एम एस, ये आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट हो गया। दैट मीन्स आई स्क्वायर सॉरी ये आई स्क्वायर है अभी, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक काम करिए इसका रूट ले लीजिए, रूट ले लिया तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 और रूट 2 की जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई 1.41, ये रूट 2 की वैल्यू होती है। और एक और स्टेप आगे बढ़े तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.707, ये वैल्यू आ जाती है करंट की। इसके स्टेप एक और ले लिया। सिमिलरली अगर आपको ईएमएफ निकालना हो, ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट इंटू 0.707, ये ईएमएफ की वैल्यू हो गई। रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो करंट को तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। क्या क्लियर हो गई बात? अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है लास्ट वाला, इसको मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन दैट इज एवरेज AC voltage
in India is 220 volt, find peak EMF या पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज एक ही बात है, ठीक है। इंडिया में ये 220 वोल्ट हमें मिलता है और यूएसए में यही मिलता है आपको 110 वोल्ट, 110 वोल्ट है। अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग स्टैंडर्ड लिए हुए हैं। इंडिया में 220 वोल्ट है और यूएसए में 110 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। तो ये जो आपके पास 220 वोल्ट है, वो 220 वोल्ट क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है, मतलब एवरेज वैल्यू। आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो यहां से फॉर्मूला ले लीजिए आप। क्या फॉर्मूला आ गया, दैट इज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 0.707। आर एम एस की वैल्यू 220 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू, मैं इसको 0.707 लिखने के बजाय अगर एक स्टेप पहले से वैल्यू ले लूं, वो क्या है, डिवाइडेड बाई 1.41, तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V नॉट विल बी इक्वल टू 220 इंटू 1.41 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो V नॉट विल बी आ जाएगा 310.2 वोल्ट। ये क्या है, ये पीक वैल्यू है। मतलब कि एसी में, जो आपके घर में एसी आता है, वहां पे आपको जो ये साइकिल मिलती है, वहां पे करंट स्टार्ट तो 0 से होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाता है, ये मैक्सिमम 310 या 311 वोल्ट जाता है। और आप जो डीसी होता है, डीसी कितना होगा, ये तो एसी हो गया मैक्सिमम, और डीसी कितना है, डीसी एवरेज भी 220 ही रहता है और मैक्सिमम भी 220 ही रहता है, क्योंकि डीसी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डीसी ज्यादा डेंजरस है या एसी ज्यादा डेंजरस है। डीसी 220 वोल्ट है और एसी मैक्सिमम जाता है 310.2 वोल्ट, तो एसी ज्यादा डेंजरस है या डीसी ज्यादा डेंजरस है। तो एक चीज समझिए कि डीसी में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई अगर गलती से टच हो गया किसी वायर से जिसमें डीसी फ्लो कर रहा है, तो वो उसके पास उस डीसी से छूटने का कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसी की, तो एसी को अगर मैं देखूं तो एसी की एक साइकिल में 1, 2 और 3 जगह ऐसी हैं जहां आपको करंट की वैल्यू 0 मिलती है। भले ही वो बहुत छोटे से टाइम के लिए मिले, लेकिन करंट की वैल्यू 0 आपको 3 जगह मिल जाती है एक साइकिल में, ठीक है। और इंडिया में जो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम है, मतलब कि जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में, वो कितनी है, वो है 50 हर्ट्ज। मतलब कि 50 साइकिल एक सेकंड में फ्लो करती हैं। तो एक साइकिल में अगर 3 चांसेस हैं, तो 50 साइकिल में कितने चांसेस होंगे, 50 साइकिल में चांसेस होंगे कितने, 3 इंटू 50, दैट इज 150 चांसेस। एक सेकंड के अंदर आपको एसी में 150 चांसेस मिलते हैं बचने के लिए, लेकिन डीसी में कोई चांस नहीं मिलता। बावजूद इसके कि एसी का मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा है डीसी से, लेकिन फिर भी यहां चांसेस हैं एक बार बचने के, डीसी में कोई चांसेस नहीं। यही डिबेट आज नहीं, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। ये डिबेट, ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के टाइम से। तो उस टाइम पे जो एडिसन थे वो डीसी बना चुके थे, निकोला उनके पास आए थे कुछ काम के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हो गया, लेकिन जो अमाउंट फिक्स हुआ था वो एडिसन ने निकोला को नहीं दिया, टेस्ला को नहीं दिया। टेस्ला वहां से चले गए, उन्होंने अपना डीसी एसी बना दिया, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बना दिया उन्होंने। अब जब बना दिया तो एडिसन तो पहले से ही डीसी लेके बैठे हुए थे, तो उन्होंने एसी के खिलाफ कुछ गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या कहा कि एसी ज़्यादा डेंजरस है, लोग ज़्यादा जो इसको टच करता है वो इससे अलग नहीं हो पाता, उसकी डेथ हो जाती है, ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं लोग। बल्कि ये बातें सारी गलत निकली बाद में, और एसी आज भी अच्छे से चल रहा है, चल डीसी भी रहा है, लेकिन दोनों के अलग अलग वर्किंग एरियाज़ हैं। जहां ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात आती है, वहां पे एसी हमेशा अपर हैंड रहता है एसी का। वो क्यों रहता है, क्योंकि
जो एसी है वो बहुत कम लॉसेस के साथ ट्रेवल करता है और लंबे डिस्टेंस तक चला जाता है। लेकिन एसी का ड्रॉबैक ये है कि एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर किसको कर सकते हैं? स्टोर हम डीसी को कर सकते हैं। तो स्टोरिंग पर्पस जो है वो क्या है? डीसी है। लेकिन ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट कौन सा है? एसी है। क्या समझ में आ गई बात? और डेंजरस कौन सा ज्यादा है? डीसी है, क्योंकि चांसेस कोई नहीं। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ी। कल हम सर्किट्स पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कई सारे सर्किट्स आप पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे।